हेलो दोस्तों, कल हमने बात की थी मिलिंग कटर के बारे में। उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनमें से कौन से टूल यूज किए जाते हैं, उनका नामकरण कैसे करते हैं, टूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं, कौन सा एंगल होता है और इनसे कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ड्रिलिंग क्या होता है। अक्सर हमने अपने घरों में देखा होगा कि जब एक इलेक्ट्रीशियन आता है तो अपने साथ एक छोटी सी मशीन लेके आता है जिससे किसी दीवार पर होल करता है। तो वो बेसिकली एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन होती है। और जैसा कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, हमारा एक ये वर्क पीस रखा हुआ है और इस वर्क पीस में एक ट्विस्ट ड्रिल हमें इंसर्ट करा रहे। ये ट्विस्ट ड्रिल रोटेशन भी कर रही है और फीड डायरेक्शन में फॉरवर्ड मोशन भी कर रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वर्क पीस पे जब हम कोई होल बनाते हैं तो उस ऑपरेशन को ड्रिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्रिलिंग इज ए वेरी common operation used for making hole in a material. The tool used is called a drill or drill bit. The drill bit is made to rotate and move into the material to form a hole. These tools can have high length to diameter ratio, thus allowing deep force to be made. The chip formed moves into the opposite direction to the feed. इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिलिंग स्पीड और ड्रिलिंग फीड क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रिल फीड क्या होता है। हमारे ड्रिल बिट एक रोटेशन में किसी भी वर्कपीस में जितनी कटिंग करती है वो उसका फीड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रिलिंग स्पीड की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग स्पीड, फर्स्ट कटिंग स्पीड एंड सेकेंड रोटेशनल स्पीड। और इसका इक्वेशन फार्मूला होता है v इज इक्वल टू पाई एन डी, जहां पर v हमारा कटिंग स्पीड होता है, एन स्पिंडल की स्पीड होती है और इसकी यूनिट रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है, चक्कर प्रति मिनट। इसके बाद v इज द कटिंग स्पीड, इसकी यूनिट mm पर मिनट या इंच पर मिनट होता है। इसके बाद d इज इक्वल टू ड्रिल बिट डायमीटर इन mm, हमारे ड्रिल बिट का डायमीटर कितना है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग, इसका क्या सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है। A work table which holds the workpiece, the rotating edge of the drill exerts a large force on the workpiece and the hole is generated. The removal of metal in a drilling operation is by shearing and extrusion. तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। इसके प्रिंसिपल में एक वर्किंग टेबल होती है जिसपे हमारा वर्कपीस बंधा होता है। उसके बाद एक रोटेटिंग वर्कपीस की एज इस पे फोर्स लगाती है और उससे मटेरियल हटाया जाता है। इस वर्कपीस से जो मटेरियल हटाया जाता है वो शेयरिंग और एक्सट्रूजन फोर्सेस के कारण होता है। अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बेसिकली ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग पोजीशन, हमारी मशीन की वर्किंग पोजीशन क्या है, इस बेसिस पे ड्रिलिंग मशीनें बेसिकली टू टाइप की होती हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन।
पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हम जिनको आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और फिक्स टाइप की ड्रिलिंग मशीनें वो मशीनें होती हैं जो एक जगह पर फिक्स होते हैं, जिनको हम इधर उधर लेके नहीं जा सकते हैं, बहुत भारी होती हैं, वेट काफी ज्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके पहले क्लासिफिकेशन की, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ये मशीनें बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं? तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनें बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। ये 5 प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनें होती हैं। हम इनको एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद इसका अगला क्लासिफिकेशन आता है फिक्स ड्रिलिंग मशीन का। तो ये मशीनें बेसिकली 6 प्रकार की होती हैं। बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन और कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहली आती है ब्रेस्ट टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर एक प्लेट होती है जो वर्कपीस पे प्रेशर लगाती है जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ये मशीन प्राय छोटी होती है और इस मशीन में जो ड्रिल बिट यूज की जाती है उसकी लेंथ 12 mm तक हो सकती है। इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका यूज प्राय हम लकड़ी के कामों में छेद करने में करते हैं। यदि हम कहीं पर लकड़ी में काम कर रहे हैं उस पर छेद करना है तो हम प्राय इसका यूज करते हैं। इस प्रकार की मशीनों में हम जो ड्रिल बिट यूज करते हैं उसका साइज 6 mm होता है। हैंड ड्रिलिंग मशीन का यूज करते समय इनको सीधा रखा जाता है और तब ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद अगला टाइप आता है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। दिस मशीन मेड बाय एल्यूमिनियम, तो इट इज लाइट वेट। ये मशीन एल्यूमिनियम की बनी होती है इसलिए ये हल्की होती है। इसमें एक मोटर लगा होता है। वी कैन चेंज इट्स स्पीड विद गियर चेंज सिस्टम। हम इसकी स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये मशीनें प्राय 2 टाइप की होती हैं, लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन और हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। अब जो लाइट ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है इसकी ड्रिल बिट की साइज 12 mm तक होती है, और जो हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है इसकी ड्रिल बिट की साइज 25 mm तक होती है। अब हम यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो छोटी मशीन है रेड कलर की, ये प्राय लाइट ड्यूटी के लिए यूज की जाती है, और इसके बगल में जो दिखाई गई है ग्रीन कलर की, ये हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। ये भारी कामों के लिए यूज की जाती है। जैसे हमने जब सिविल का काम होता है और वहां पर हमें छत गिरानी होती है तो प्राय इस टाइप की ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हुए हमने अक्सर देखा है। फिर उसके बाद आता है रैचेट ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन सबसे पुरानी मशीन है और ये देखने में बहुत ही सिंपल होती है। हम जैसा कि इसके बगल में देख पा रहे हैं, बीच में एक हैंडल है और ये जैसे ओम का सिंबल होता है सेम उसी टाइप का है। ये सबसे पुरानी मशीन है। ये आयरन की बनी होती है। हम इसको बीच पे जहाँ लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है वहां से पकड़ते हैं और ऊपर के पोर्शन को घुमाते हैं और नीचे हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन होता जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं, पहले ही वर्ड यूज किया गया है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का सिंपल सा मीनिंग होता है वायु चलित।
जिस किसी भी मशीन में कंप्रेस्ड एयर का यूज, संपीड़ित वायु का यूज किया जा रहा है तो वो न्यूमेटिक मशीनें होती हैं। तो यहाँ पर हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। 5 वोल्ट की मोटर इसकी बॉडी के साथ लगी होती है और ये मोटर कंप्रेस्ड एयर से घूमती है। दिस इज यूज्ड इन एक्सप्लोसिव प्रोडक्शन इंडस्ट्री। इस प्रकार की मशीनों का यूज उस प्रकार के उत्पादन स्थलों पर किया जाता है जहां पर एक्सप्लोसिव पदार्थ बन रहा हो। वहां पर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए इसका यूज किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर कंट्रोल्ड बाय ट्रिगर, इसमें ट्रिगर लगा होता है जिसके द्वारा हम कंप्रेस्ड एयर को कम या ज्यादा करते हैं। इसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी 10 mm तक होती है। इसके बाद हम सेकेंड टाइप की ड्रिलिंग मशीन देखते हैं, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। ये फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन का पहला टाइप है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बेस होता है, बेस पे एक कॉलम होता है, इस कॉलम पे एक वर्किंग टेबल लगा होता है। ये वर्किंग टेबल पीछे टेबल क्लैंपिंग लीवर की सहायता से इस कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। इसके हम ऊपर देखते हैं तो एक बॉक्स जैसा लगा होता है जिसके पीछे वाले भाग में मोटर होता है, उसके आगे वाले भाग में डेप्थ गेज एंड स्टॉप्स होते हैं, उसके बगल में फीड हैंडल होता है, उसके नीचे चक होता है, चक में हम स्पिंडल लगा होता है, उसके नीचे हम अपनी ड्रिल बिट लगाते हैं। तो इसके मेन पार्ट क्या होते हैं? बेस होगा, कॉलम होगा, स्पिंडल होगा, चक होगा, डेप्थ गेज एंड स्टॉप, वर्किंग टेबल, फीड हैंडल, बेल्ट गार्ड, स्टेप्ड पुली और मोटर। ये मशीनें प्रायः हम विद्युत सप्लाई द्वारा चलाते हैं और इसकी ड्रिल बिट की साइज 13 mm तक होती है और इसे चक की सहायता से पकड़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। हम जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक बेस के ऊपर रखी होती है, इसके ऊपर एक वर्किंग टेबल होती है और इसके पीछे एक लॉकिंग हैंडल होता है। इसके ऊपर का सेम पोर्शन जो उस पे था वही चीजें इसमें भी है। मोटर होगा, स्टेप्ड पुली होगी, फील्ड लीवर होगा, क्लियर स्पिंडल गार्ड होगा, चक लगा होगा, बाकी सारे पार्ट सेम पीछे वाली मशीन की तरह ही इसमें भी होते हैं। अब इसके कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। दिस इज आल्सो अ बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। इसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी 25 से 50 mm तक होती है। यूज्ड इन इंटरनल थ्रेड कटिंग, इसका यूज आंतरिक चूड़ियों को काटने में किया जाता है और इसकी कटिंग स्पीड 1500 RPM तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में, गैंग वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कई सारे मशीनें होंगी या कई सारे चक होंगे। तो हम सबसे पहले इसके पॉइंट वाइज देखते हैं। इट हैज 2 स्पिंडल्स सो इट इज कॉल्ड गैंग ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीन में 2 स्पिंडल होते हैं और प्रत्येक स्पिंडल अलग अलग मोटर से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक मोटर की स्पीड अलग अलग होगी। तो सिंपल सी बात है कि प्रत्येक ड्रिल बिट की स्पीड भी अलग अलग होगी। दोनों की कटिंग कैपेसिटी, ड्रिलिंग कैपेसिटी भी अलग होगी। इस प्रकार की मशीनों का यूज प्रायः मास प्रोडक्शन में किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं? ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सभी ऑपरेशन गैंग ड्रिलिंग मशीन में किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार की मशीनों में कई सारे स्पिंडल होते हैं, 4 से 8 तक स्पिंडल लगे होते हैं और इन सभी स्पिंडल को एक मोटर से कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार की मशीनों में हम एक बार में कई सारे होल्स कर सकते हैं। इस प्रकार की मशीन का यूज भी हम प्रायः मास प्रोडक्शन में करते हैं।
इसके बाद हम इस मशीन के पार्ट देखते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है लीड स्क्रू, अगला पार्ट होता है कॉलम, इसके बाद अगला पार्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ड्राइविंग बेल्ट, स्पिंडल, वाइस, ड्रिल बिट होल्डर और बेस। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस नंबर से हमें यहाँ पर जो पार्ट बताया गया है उस पार्ट से मैच करके हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि लीड स्क्रू हमारा 1 नंबर वाला है, कॉलम 2 नंबर वाला है, इलेक्ट्रिक मोटर 3 नंबर वाला है, ड्राइविंग बेल्ट 4 नंबर वाली है, स्पिंडल 5 नंबर पे लगा हुआ है, वाइस 6 नंबर पे है, ड्राइविंग ड्रिल बिट होल्डर 7 नंबर पे है और बेस हमारा 8 नंबर पे है। इसके बाद हम अगली मशीन देखते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन का यूज इंडस्ट्री में सबसे अधिक होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें एक बेस दिया गया है, बेस के ऊपर एक वर्किंग टेबल है और इसके पीछे तरफ एक कॉलम है, कॉलम पे एक रेडियल आर्म लगी हुई है। इस रेडियल आर्म पे एक मोटर लगा हुआ है जिसपे हमारे अदर पार्ट लगे हुए हैं, टूल होल्डर, स्पिंडल, इनपुट हम यहीं पे लगाते हैं और ये हमारी रेडियल आर्म रोटेट कर सकती है अपनी एक्सिस पे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यूज्ड फॉर प्रीसाइज्ड ड्रिलिंग, यूज्ड इन हैवी जॉब्स, बड़े बड़े जॉब को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। यूज्ड इन हैवी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में इसका यूज किया जाता है। रेडियल आर्म कैन रोटेट, इसमें एक रेडियल आर्म होती है जो कि रोटेट कर सकती है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक होती है, ये मशीनें मैनुअल भी होती हैं और ऑटोमेटिक प्रकार की भी होती है। इसके बाद हम अगली प्रकार की मशीन देखते हैं, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कॉलम टाइप की ड्रिलिंग मशीन दी गई है। यहाँ पर पहले बेस है, बेस के ऊपर एक टेबल है, इसमें एक कॉलम है, कॉलम पे मोटर लगा हुआ है, फीड हैंडल है, चक है, स्पिंडल है और सारे उपकरण हमें इस कॉलम पे सपोर्ट होते हैं। तो हम अब इस मशीन की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यूज टू क्रिएट मल्टीपल होल्ड, इसमें हम अनेक प्रकार के होल्स बना सकते हैं। हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन, इसका प्रयोग भारी कामों में किया जाता है। यूज अ सॉलिड रेक्टेंगुलर कॉलम, जैसा कि हम यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक आयताकार ठोस कॉलम का यूज किया गया है, स्तंभ। इट हैज कैरीज फिट विद ऑटोमेटिक फीड लीवर, इसमें एक ऑटोमेटिक फील्ड लीवर के साथ कैरीज होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक, प्रायः इस प्रकार की मशीनों में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन ड्रिलिंग मशीन, तो इसका पहला टाइप आता है ड्रिलिंग ऑपरेशन। मेकिंग होल्स इन अ वर्कपीस, किसी भी वर्कपीस में हम कोई भी होल बनाते हैं तो उसे ड्रिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। ये ऑपरेशन किसी भी मशीन में 2 टाइप से बनाए जा सकते हैं, बाय होल्डिंग ड्रिल ऑन लेथ स्पिंडल, बाय होल्डिंग ड्रिल ऑन टेल स्टॉक। तो इसमें जो पहला टाइप आता है, जब हम ड्रिल को लेथ मशीन के स्पिंडल पे पकड़ते हैं और वर्क पीस को हम टेल स्टॉक पे पकड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो फीड देते हैं हम वो टेल स्टॉक के द्वारा देते हैं और जो हमारी ड्रिल बिट होती है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है बाय होल्डिंग ड्रिल ऑन टेल स्टॉक। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने वर्क पीस को हेड स्टॉक में पकड़ते हैं और जो ड्रिल बिट होती है उसको हम टेल स्टॉक पे पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा
जो फीड दिया जाता है वो टेल स्टॉक से दिया जाता है। हमारा वर्कपीस अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है और हम टेल स्टॉक से ड्रिल बिट को आगे बढ़ाकर हम इसमें फीड देते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेशन आता है बोरिंग। बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ enlarging a hole that has already been drilled। पहले से ड्रिल किए हुए होल को और अधिक बड़ा करना बोरिंग कहलाता है। बोरिंग ऑपरेशन में हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। अब इसमें एक खास बात और बताते हैं कि जो हमारा बोरिंग ऑपरेशन होता है वो इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन होता है, और जो टर्निंग ऑपरेशन होता है हम लेथ मशीन में करते हैं तो वो आउटर टर्निंग ऑपरेशन होता है, एक्सटर्नल टर्निंग ऑपरेशन होता है। हम लेथ मशीन में कोई भी बेलनाकार जब जॉब लगाते हैं, जब हम उसकी टर्निंग करते हैं तो उसकी आउटर सरफेस की टर्निंग होती है, लेकिन जब हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं तो किसी भी वर्क पीस की इंटरनल सरफेस की टर्निंग होती है, उसकी मशीनिंग होती है। तो इस ऑपरेशन का यूज हम प्रायः गन बैरल बनाने में, इंजन के सिलेंडर बनाने में करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा एक ये वर्कपीस है और ये बोरिंग बार है। इसमें हम फीड अंदर की ओर दे रहे हैं तो इसके आंतरिक भाग की टर्निंग हो रही है, इसके आंतरिक भाग का डाया बढ़ रहा है, होल और बड़ा हो रहा है। इस प्रकार से हम बोरिंग को समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगला ऑपरेशन देखते हैं, रिमिंग। Reaming operation is used to make an existing hole dimensionally more accurate that can be achieved by drilling alone and to improve its surface finish। आप प्रायः देखते हैं कि रिमिंग ऑपरेशन क्या होता है। किसी भी ड्रिल किए गए होल की जब हमें फिनिशिंग करनी होती है तो हम प्रायः रिमिंग ऑपरेशन करते हैं। हम जैसा कि यहाँ पर नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक टूल दिखाया गया है, इसमें एक बॉडी है, बॉडी पर कई सारे टूल लगे हुए हैं, कटिंग एजेस हैं, जिनको कि हम सेट स्क्रू से क्लैंप किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रायः जो रिमिंग ऑपरेशन का जो टूल होता है वो किस प्रकार का होता है। हम जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो प्रकार के टूल दिखाए गए हैं। एक सिंपल सा टूल है और एक पायलट हेड टूल है। इसके सबसे आगे भाग पे एक पायलट लगा होता है जो कि हमारे रिमिंग टूल को गाइड करता है। इसके कई भाग होते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चेकिंग रीमर है, तो ये टेपर सैंक है, ये सैंक लेंथ है, ये यहाँ पर हेलिक्स एंगल है, ये कटर स्वीप है, ये रीमर डायमीटर है, ये बॉडी है, चैम्फर एंगल, चैम्फर रिलीफ। इसके बाद हम इसके जब क्रॉस सेक्शन एरिया को देखते हैं तो इसके ये पार्ट होते हैं। एक तो लैंड विड्थ, लैंड होगा, विड्थ होगा, मार्जिन होगा, रेडियल रैक एंगल, चैम्फर रिलीफ एंगल, इसके बाद चैम्फर लेंथ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारे किसी भी रिमिंग टूल के भाग होते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ और भी पॉइंट देखते हैं। A reamer is a multi-cutting tool which removes very little material and it has a straight or helical fluted edges. On the diameter of drilled hole for soft metal, a reamer removes 0.2 mm of material. For harder material, about 0.13 mm is removed. जब हम किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की रिमिंग करते हैं तो उससे 0.2 mm तक मटेरियल को हटाया जा सकता है, और जब किसी भी हार्ड मटेरियल की रिमिंग करते हैं तो उससे 0.13 mm तक मटेरियल को हटाया जा सकता है। रिमूविंग स्मॉल लेयर्स कैन कॉज हार्म टू द रीमर और बर्निशिंग कैन हैपन इनसाइड द होल सरफेस। In such situation, honing is the best solution. जब हम रिमिंग करते हैं तो कहीं
कभी कभी क्या होता है कि वहां पर भर निकल आती है, तो उसके लिए फिर हम होनिंग करते हैं। इन जनरल रीमर स्पीड्स आर वन half those of the same side and 3 times of feed rate। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रीमर कितने प्रकार का होता है। द रीमर्स आर क्लासिफाइड एज अंडर। प्राय रीमर 8 प्रकार का होता है। हैंड रीमर, मशीन रीमर, पैरेलल रीमर, टेपर रीमर, रीमर विद स्ट्रेट फ्लूट्स, रीमर विद स्पाइरल फ्लूट्स, एडजस्टेबल रीमर, स्पैंडिंग रीमर। इस प्रकार से हम रीमर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग रीमर्स। रीमर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल आता है हाई स्पीड स्टील। उसके बाद सॉलिड कार्बाइड का यूज करते हैं। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस डन इन रीमिंग प्रोसेस। रीमिंग प्रोसेस करने से कौन कौन से हमें लाभ होते हैं। A further development in reaming consists of the reamer, a tool that combines drilling and reaming। पहला एडवांटेज ये हो गया। इसके बाद दूसरा एडवांटेज, द टिप ऑफ द टूल प्रोड्यूसेस अ होल बाय ड्रिलिंग एंड द रेस्ट ऑफ द सेम टूल परफॉर्म अ रीमिंग प्रोसेस। इसके बाद इसका अगला पॉइंट, अ सिमिलर डेवलपमेंट इन्वॉल्व drilling and tapping in a one stroke using a single tool। तो ये हमें लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काउंटर सिंकिंग। इसका अगला ऑपरेशन है। बेसिकली हम देखते हैं कि काउंटर सिंकिंग क्या होता है। हम सबसे पहले यहाँ डायग्राम में देखते हैं, ये काउंटर सिंकिंग दिखाया गया है। यहाँ पर एक वर्कपीस है, वर्कपीस में होल किया गया है। उस होल के ऊपरी सरफेस पे हम एक वी शेप दे देते हैं, इसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। काउंटर सिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ वी शेप एज नियर द सरफेस ऑफ अ होल। इट इज ऑफन यूज्ड टू डिवर or drilled or tapped hole, or to allow the head of a countersink head screw to sit flush or below a surface। Chamfering end mills are commonly used to make countersink when CNC milling। हम CNC मिलिंग मशीन से भी इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। जो हमारे ड्रिल की ऊपरी एजेस होते हैं, हम उनको एक वी शेप दे देते हैं, उनको चैम्फर कर देते हैं, तो ये काउंटर सिंकिंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं काउंटर बोरिंग क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा एक वर्कपीस रखा हुआ है, इस पे एक होल किया गया है। इस होल के ऊपरी इस सरफेस के हम थोड़े से डाया को बड़ा कर देते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। काउंटर बोरिंग क्या होता है। Counter boring is the operation of enlarge one end of an existing hole concentric with the original hole with square bottom। It is done to accommodate the head of bolt, studs and pins। काउंटर बोरिंग करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी बोल्ट लगा सकते हैं, स्टड लगा सकते हैं, कोई भी पिन लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑपरेशन आता है स्पॉट फेसिंग। जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा एक वर्कपीस रखा हुआ है, उस पर ड्रिल किया गया है और उसकी सबसे ऊपरी सतह को हम प्लेन कर देते हैं, उसकी फेसिंग कर देते हैं। तो हम फेसिंग करने के बाद उस पर कोई भी बोल्ट आसानी से नट लगा सकते हैं और उसको लगाने में हमें कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट फेसिंग इज फेसिंग द एरिया अराउंड अ बोल्ट होल where the bolt head will sit, which is often done by cutting a shallow counter bore just deep enough to clean up। That is only enough material is removed to get down fast and
irregularity and thus make the surface flat। इस प्रकार से हम ऊपर की सरफेस को फ्लैट कर देते हैं, इसलिए इसे स्पॉट फेसिंग कहते हैं। किसी भी स्पॉट को हमने यहाँ पर फेस कर दिया। इसके बाद अगला ऑपरेशन आता है, व्हाट इज टैपिंग ऑपरेशन। बेसिकली टैपिंग ऑपरेशन क्या होता है, जब हमने किसी भी ड्रिल किए गए होल पे चूड़ियां काटनी होती है, थ्रेड बनानी होती है, तो हम प्राय टैपिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। टैपिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग इंटरनल थ्रेड इन अ होल using a cutting hole called tab. A tab has cutting edges in the shape of thread. जो हमारा टैप टूल होता है, इस पे चूड़ियों के आकार की शेप कटे होते हैं, जिससे कि हम आंतरिक चूड़ियां आसानी से बना सकते हैं। When the tab is screwed into a hole, it removes metal and cuts the internal thread for tapping the hole. इसके बाद हम इसमें अगला टॉपिक देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ड्रिल। किसी भी ड्रिल में कौन कौन से पार्ट होता है, हम उनका नामकरण प्रायः कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्रिल बिट दिखाई गई, इसमें से टॉप से लेके बॉटम तक की लेंथ को ओवरऑल लेंथ कहते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसको टैंक कहते हैं, उसके नीचे के सिरे को सैंक, उसके बाद सैंक के नीचे कुछ पतला सा भाग होता है जिसे नेक कहते हैं, नेक के नीचे स्पाइरल भाग होता है जिसे फ्लूट कहते हैं, और उन फ्लूट के बीच का जो गैप होता है उनको लैंड कहते हैं, और सबसे नीचे का जो भाग होता है उसे फ्लैंक कहते हैं। अब हम इनको एक डेफिनेशन के रूप में देखेंगे। ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल इज अ ग्रूव्ड एंड कटिंग टूल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग होल्स एंड फर्म मटेरियल। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, the body consisting of the cutting edges and the shank used for holding purpose। अब हम इनके एक एक पार्ट की डेफिनेशन देखते हैं। The various part and angle of the twist drill are shown below। तो हम सबसे पहले देखते हैं बॉडी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। The body of the twist drill is spiral grooves cut on it। These grooves serve to offer clearance to the chips formed at the cutting edge। They also permit the cutting fluid to spiral to the cutting edge। इसके बाद हम बात करते हैं सैंक। सैंक क्या होता है, इट इज अ पार्ट दैट गेट्स फिटेड इनटू द ड्रिल चक और स्लीव। ये एक ऐसा पार्ट होता है हम जिसको ड्रिल चक या स्लीव में पकड़ते हैं। इट माइट बी पैरेलल सैंक और टेपर सैंक, या तो समांतर होगा या तो टेपर होगा। मोस्ट टेपर इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर लार्ज डायमीटर टेपर। द टेपर सैंक ब्रिंग्स द टैंग एट द एंड ऑफ सैंक। दिस फिट्स इनटू द स्लॉट इन द मशीन स्पिंडल, स्लीव और सॉकेट एंड गिव्स अ पॉजिटिव ग्रिप। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट की डेफिनेशन देखते हैं, नेक। It is the undercut portion between the body and the shank। यह बॉडी और सैंक के बीच का एक अंडरकट पोर्शन होता है। Usually size and other detail are marked at the neck। उसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं, पॉइंट। बेसिकली पॉइंट क्या होता है, इट इज द cone fashioned end of the drill। The point is shaped to produce leaf, face and flank and chisel edge और डेड सेंटर। जो पॉइंट होता है ये एक प्रकार से डेड सेंटर होता है। इसके बाद बात करते हैं लैंड और मार्जिन। इट इज अ नैरो स्ट्रिप, इट रेंजेस बैक ऑन द एज ऑफ द ड्रिल फ्लोट्स। द साइज ऑफ ड्रिल इज मेजर्ड across the land at the point in land retains the drill aligned। उसके बाद बात करते हैं वेब। वेब इज द सेंटर पोर्शन ऑफ ड्रिल लोकेटेड बिटवीन द रूट्स ऑफ द ग्रूव्स एंड लेंथनिंग फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड द सैंक। इसके बाद बात करते हैं चीजल एज। चीजल एज क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक फॉर्म ऑफ द चीजल एज। दिस act as a flat, it cuts a small hole to the workpiece at the beginning
Therefore, cutting edges removes further material to complete the whole. इसके बाद हम अगली डिफिनेशन की बात करते हैं, कटिंग एज। द कटिंग एज ऑफ अ ड्रिल आर नोन एज लिप्स। जो ड्रिल की कटिंग एजेस होती हैं प्राय हम उनको लिप्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, लिप, फेस, फ्लैंक, रैंक एंगल, पॉइंट एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल। जब हम इनको एक डायग्राम से देखेंगे तब हमें सारी चीजें बहुत ही आसानी से जल्दी समझ में आती हैं। तो हम बात करते हैं फ्लैंक की। द सरफेस बिहाइंड द लिप टू द फॉलोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लैंक। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है फेस। फेस इज द पोर्शन ऑफ फ्लूइड सरफेस टू द लिप द चिप impinges on it। जो हमारा फेस होता है चिप इनसे ही होके बाहर आती है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हील। द एज विच इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लूइड सरफेस एंड द बॉडी क्लियरेंस इज नोन एज हील। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है पॉइंट एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन द कटिंग एजेस। इट इज जनरली 180 डिग्री। इसका एंगल 118 डिग्री होता है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द हार्डनेस ऑफ द वर्कपीस टू बी ड्रिल्ड। जो पॉइंट एंगल होता है ये वर्कपीस की कठोरता पर डिपेंड करता है। हमारा वर्कपीस कितना कठोर है उसके हिसाब से ही हम इस एंगल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर हार्डर मटेरियल लार्जर एंगल आर यूज्ड। यदि हमारा मटेरियल अधिक हार्ड है तो ये एंगल ज्यादा होगा, अगर मटेरियल हमारा कम हार्ड है तो ये कम भी हो सकता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, हेलिक्स एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन द लीडिंग एज ऑफ द लैंड एंड द एक्सिस ऑफ द ड्रिल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल एंगल। हेलिक्स एंगल को हम स्पाइरल एंगल भी कहते हैं। इसके बाद अगला आता है लिप क्लियरेंस एंगल। तो हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द पोर्शन ऑफ द फ्लैंक एडजेसेंट टू द लैंड एंड। उसके बाद हम बात करते हैं चीजेल एज एंगल। तो बेसिकली ये क्या होता है, द एंगल बिटवीन द चीजेल एज एंड द लिप। जो चीजेल एज होती है और उसके लिप के बीच के एंगल को चीजेल एज एंगल कहते हैं। इसका मान 120 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में होता है।